अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में हो। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर नज़र डालेंगे। हुकूमत कौन बनाएगा, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही दिखाई देता है। बज़ाहिर तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है, अगर हम सूबाई लेवल पर बात करें तो पंजाब की सिचुएशन काफ़ी वाज़े है, जिसमें नून लीग वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकती है और बनाने जा रही है। जबकि अगर बात की जाए सिंध और बलूचिस्तान की, तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मुस्तहकम दिखाई देती है। और केपी में हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार किस तरह हुकूमत बनाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि कुछ दिनों में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल अगर बात की जाए हुकूमती हलकों की, तो डेफिनेटली जिस तरह निगरान वज़ीर इत्तलात साहब ने कल कहा कि जो आने वाली हुकूमत होगी मुंतखब, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, क्योंकि जिन हालात में निगरान सेटअप ने टेक ओवर किया और फिर उसके बाद इकॉनमी का बहुत बड़ा मसला था, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, तो यकीनन ये वो इश्यूज़ हैं जो आने वाली मुंतखब हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सकते हैं। ऐसा कहना था मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर। और डेफिनेटली जहाँ बात आती है वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा, हम देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स कल भी आई कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बनाई तो सिर्फ इसलिए कि अवाम को मुश्किल सूरत हाल से निकालना है और जो पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा है इसे मुस्तहकम करना है। तो ये एक बहुत खुशाइंद अमल है, जिसमें हमने देखा कि कल आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तरफ से भी बात आई कि हम पंजाब में अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं और वफाक में भी अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छी अपोजिशन भी, मजबूत अपोजिशन हो सकती है, लेकिन देखना है कि नून लीग जिस तरह अब हुकूमत साजी करेगी, एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हमने माजी में देखा है कि जो मुस्तहकम पाकिस्तान की एक सदा आई, वो हमने देखा 2013 के बाद एक बहुत अच्छा पाकिस्तान, बहुत मजबूत पाकिस्तान बनकर सामने आया था, जिसे फिर थोड़ा सा डीरेल किया गया। 2018 के बाद हमने देखा कि जो मुश्किलात थी उसमें इजाफा हुआ। बहरहाल जी, उम्मीदें बहुत मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं, और हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि जो आने वाली मुंतखब हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हो। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। काजी आसिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। काजी साहब कैसे हैं आप? आपके साथ तशरीफ़ फरमा है इकबाल सेवानी साहब, किसी तारीफ के मुताज नहीं। इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे इस्लामाबाद से मौजूद है अदीला खान, सीनियर जर्नलिस्ट। अदीला, आपको भी वेलकम कहते हैं, आपको भी शामिल करेंगे। मैं काजी साहब अगर आपकी तरफ से आऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अभी एक सवालिया निशान है कि जिस तरह हुकूमत फॉर्म की जाएगी, कौन इसमें बैठेगा, किस तरह कैबिनेट की तश्कील दी जाएगी। नून लीग के वाज़े इम्कानात हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर से भी ये वाज़े आ रही है। कल भी मिला जुला रुझान था, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो हमें मनसब संभालना होगा। और एक दफ़ा जिस तरह हमने देखा कि PDM की गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये पूरे इकदाम किए थे, उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि सियासत नहीं बचानी, मुल्क बचाना है। तो ये मुल्क को सबसे पहले रखना, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है? बड़ी मेहरबानी सर। असल में बात यह है कि जो सूरत हाल मुआशी तौर पर मुल्क की है, या जो मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं मुल्क को, उसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम हो मुल्क में। और इस सियासी इस्तेहकाम में ये सबसे अच्छी बात है कि चौथी बार पार्लियामेंट बनने जा रही है और उसके लिए इलेक्शंस हुए, और तमाम चीज़ों के बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुंतखब हुए। फिर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें भी आईं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक सियासी तौर पर एक पार्लियामेंट को तश्कील दिया जाए और एक गवर्नमेंट आए जो आलमी इदारों से भी और मुख्तलिफ इदारों से बातचीत करे और इस्तेहकाम के तौर पर आगे बढ़े। तो ये ज़रूरी है, और ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी को हुकूमत देनी है, किसी पार्टी को हुकूमत नहीं देनी है। ये बिल्कुल सही कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कि भाई ये सिर्फ सियासत नहीं बचानी बल्कि मुल्क बचाना है। तो मुल्क बचाने के हवाले से ये बात है, जो जैसे मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि भाई चले इस इंतखाबात को जो है वो नन इनवाइट कर दें और फिर दोबारा नए इंतखाबात में जाए। कहाँ, किस सूरत हाल में हो सकता है ये पॉसिबल? कैसे हो सकता है कि आप जो है वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करें और इतनी बड़ी चीज़ें बात करें, उसके बावजूद भी आप कहें कि अब दोबारा इंतखाबात में जाएं? मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं है कि इस किस्म की बात की जाए, बल्कि
یہ ہے کہ سیاسی طور پر بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. اس میں کیا خرابی ہے کہ اگر جو مختلف خیال رکھنے والے مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں اگر آپس میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر آزاد امیدوار ہیں جو جن کی طرف سے شاید یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ویری گڈ، زبردست ہے، اپوزیشن میں بیٹھے اور جہاں جہاں وہ حکومت بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. لیکن یہ ہے کہ ایک موقع ملنا ضرور چاہیے کہ جس کے پاس ابھی تک جو صورتحال ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون اور جو ان کے اتحادی ہے جو ابھی تک تو وہ حکومت میں کا حصہ نہیں بننے جا رہے لیکن ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، تو یہ ان کو ایک موقع ملنا چاہیے، وہ آئیں اور اپنی حکومت بنائیں اور آگے چلیں. بالکل ٹھیک ہے صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں اقبال صاحب آپ کی طرف آ گیا ہوں تو ظاہر حالات بھی ایسے ٹینس رہے اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی سیاسی صورتحال رہی، پھر بہت سارے چیلنجز ہیں جس کا ذکر آج بڑا کلیئرلی اور نگران حکومت اوور دا پیسج آف ٹائم کہتی بھی رہی ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے اقدامات لیے گئے ہیں. پاکستان میں ایک خوشی کی لہر ضرور ہے کیونکہ کچھ ریلیف بھی دیا گیا اور پھر کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیے گئے جو آنے والی کہ انڈر دا لیڈرشپ ہم نے میں بھی دیکھا ہے کہ اس کے حالات سچویشن مختلف نہیں تھی، پاکستان کو بڑا پراسپرس کیا گیا. امید زندہ رکھنی چاہیے ہمیں. 100% آپ یہ درست فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت بنتی ہے تو ایک اکنامک پاتھ جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، صحیح. اور جو انویسٹرز کا ایک جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، فارن انویسٹمنٹ کی طرف سے بڑی اچھی امیدیں آ جاتی ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو یہاں ہماری جو مقامی اکنامیکل کوریڈورز ہیں یعنی جن میں انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو تاجر طبقہ ہے اس میں بھی ایک یعنی استحکام آ جاتا ہے، ایک ٹرسٹ آ جاتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے کہ یہ حکومت جو فیصلے کرے گی وہ ملک کو پراسپیرس کرنے کے لیے، ملک کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے کرے گی. تو یہ ایک آپ نے جو بات کی ہے اس میں 100% اس بات کی امید بھی ہے اور یہ امکان بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر تو یعنی صورتحال جو کل حالانکہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ملا جلا رد عمل آیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ریاست جو ہے اس کے لیے ایسے اقدامات ہونے ضروری ہیں. اور اس میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب ایک پارلیمنٹ بن رہی ہے تو اس پارلیمنٹ میں کوئی بھی شخص جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں آیا. صحیح. یہ سب کے سب لوگ جو منتخب ہوئے ہیں یا جنہوں نے اپنا انتخابی منشور دیا ہے، چاہے وہ انڈیپینڈنٹس ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سب کے پیش نظر صرف ایک ہی بات تھی کہ پاکستان کو کس طرح سے آگے لے جایا جائے. اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ تو یہ تو جو آپ کا پیریڈ آزمائش کا جو ہے یہ تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب پی ڈی ایم نے ٹیک اوور کیا تھا اور اس وقت بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے تھے. حالات ہیں. اچھا، حالات اب بھی ایسے ہی ہیں کہ مشکل فیصلے تو اب بھی کرنے پڑیں گے جو لوگ بھی حکومت بنائیں، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایک اعتماد کی قوت ہوتی ہے یا ایک اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سینیریو میں ہمیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سبحانی صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. میں ذرا عدیلہ کی طرف جاؤں گا. عدیلہ، سیاسی جو حالات ہیں ظاہر ہے پاکستان کو مستحکم کرنا بہت ضروری ہے، یہ بات نون لیگ کی طرف سے بھی آتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی تقریباً اگر دیکھا جائے ان کی بھی بہت ساری کاوشیں ہیں. اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کا ایک 16 ماہ کا ٹینیور بھی رہا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نگران حکومت آ جاتی ہے، حالات بہت بہتر کر دیے جاتے ہیں، آنے والی منتخب حکومت کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ کچھ کم کر دیے جاتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی بھی ڈیفینیٹلی ہمیں یہاں بات کرنی ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی سپورٹ رہی اور اب بھی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو ضرور سپورٹ کریں گے، پرائم منسٹر بنانے میں ہیلپ کریں گے، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن میں؟ ہمارے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی جماعت اور اتحادی ساتھ مل کے حکومت بنائے، میرے خیال سے سب سے پہلے پاکستان ہی رہنا چاہیے ہر کسی کے لیے، کیونکہ اس وقت جو معیشت کو ہمارے چیلنجز درپیش ہیں اس وقت تمام جماعتوں کا ساتھ مل کر چلنا بہت ضروری ہے. ایک کمزور مخلوط حکومت کسی بھی صورت آئی ایم ایف کا پریشر برداشت کرنے کی اس میں نہیں ہوگی.
क्योंकि IMF जितनी उसके सामने कमजोर हुकूमत होगी वो उतनी ही सख्त से सख्त शराइत आपके सामने रखेगा। तो इस वक्त सबका साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कमजोर हुकूमत बन रही है तो बाकी जमातों को मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मफाद में आगे आके हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक पीपल्स पार्टी बोल रही है वो हुकूमत का साथ देगी, लेकिन अगर वो हुकूमत में साथ नहीं भी बैठेगी, काबीना में हिस्सा नहीं बनेगी, तो उसका फिर वही है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट आपको कमजोर लगेगी और गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर रहेगा एवरी टाइम कि जब पीपल्स पार्टी कभी भी साथ छोड़ सकती है और जो दूसरे इत्तेहादी साथ आ रहे हैं वो किसी भी वक्त साथ निकल सकते हैं, तो गवर्नमेंट किस बेसिस पर खड़ी रहेगी। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कमजोर करते नजर आएंगे थ्रू आउट द टेन्योर। तो इस चीज के लिए तमाम जमातों को मिलकर साथ आना होगा। कौमी हुकूमत अगर बनाने का कोई भी फ्रेमवर्क बन सकता है तो मेरे ख्याल से कौमी हुकूमत की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अक्सरियत किसी भी जमात के पास नहीं आई है। या फिर अगर ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं पा रहा, तो फिर आपको जिसको अक्सरियत मिली है बेशक उसको आप बिठा दें और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी बोल दें कि भाई वो और इदारे अपने मामला तय कर लें, बेशक बैठ के जो भी करने हैं। ये भी एक हल हो सकता है मेरे ख्याल से। ये मेरी एक अदना सी राय है नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी, ठीक है। लेकिन इस वक्त कौमी हुकूमत या एक मजबूत हुकूमत ही मुल्क के माइशत को चैलेंजेस दरपेश हैं उनको ठीक कर सकती है। सही बिल्कुल ठीक है। दिला, मैं काजी आसिफ साहब की तरफ आऊँगा, आप हमारे साथ रहिएगा, दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे। काजी साहब, जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट की बातें आ रही हैं, मिल के हुकूमत बनाने की बातचीत की जा रही है। अब अगर हम बात करें एक मखसूस जमात की तरफ से जिसमें जो कि जिसके आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, फिर उसके बाद अब वो कहते हैं कि हम तैयार हैं अपोजिशन में बैठने के लिए, लेकिन जो धरने की सियासत है, जो एहतजाज की सियासत है, वो भी जारी रहेगी। आपको नहीं लगता कि मुल्क ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं है कि जिसमें इस तरह की अनसर्टिनिटी पैदा की जाए या फिर सियासी इंतशार फैलाया जाए या फिर वही मैं नहीं मानूंगा कि सदा बुलंद की जाए? आपको नहीं लगता कि हम उस नहज पर खड़े हैं जहां सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और ऑपोजिशन भी मस्बत किरदार अदा करे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बहुत हो चुका तो कि धरने लगाओ, ये करो, अदम इस्तेकाम करो, दूसरी जमातों को ये करो। भाई बात मतलब ये है कि जो हुकूमत जिसको साबिक हुकूमत को जो हटाया गया था वो पाकिस्तान में पहली बार आईनी तरीके से किसी वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट से हटाया गया था। अब वो आईनी तरीका था, कोई बाहर धरना बनना नहीं दिया गया था, न कोई और बात हुई थी। तो इसमें अब मुल्क को अगर आगे चलाना है तो अगर यही तरीका रहा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, आम लोग भुगतेगा। अब ये किसी को अपनी अना का मसला हो तो वो अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके लिए ज़रूरी है कि अब इन सारी सूरत हाल को एक तरफ रख के एक तामीरी किरदार अदा किया जाए। तामीरी किरदार इन सेंस के भाई हम मिल बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? हम सीरियसली इकोनॉमी जो है वो विद डेटा बात क्यों नहीं कर सकते? हम जो है वो ऐसा माहौल क्यों नहीं बना सकते हैं कि जहाँ पे डायलॉग का जो है वो जमाना हो, और जहाँ पे मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार डी चौक को सजाया जाए, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो 3-3 महीने कंटिन्यू जो है वो धरने लगे रहे और पूरी मुल्क को जो है ना वो उसमें अजाब में से गुजरते रहें। और अगर यहाँ पे जो अभी अपोजिशन उनका फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला है, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन ये है कि उसको तामीर या पोजीशन हो, ये नहीं कि इजलास को चलने ही ना दिया जाए। भाई जो रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए हैं असेंबली के उनको फॉलो करते हुए अगर आप बैठते हैं और अपनी तामीरी तनकीद करते हैं और तजावीज़ देते हैं तो ये मुल्क को आगे ले जाने के लिए तो बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर दोबारा आप वही रास्ता अख्तियार करेंगे तो ये पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के गरीब आवाम और जो मुसीबत में गुजार रहे हैं, जो महंगाई से को फेस कर रहे हैं, जो इंतहाई मुश्किल हालात में गुजार रहे हैं, उनके लिए एक और मुश्किल पैदा करेंगे। तो तमाम जमातें जो ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आती है, जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनके साथ जो इत्तेहादी हैं, तो उनको भी मिलके एक मतलब ये है कि अब
जैसे पहले हुकूमत आई थी तो उनके पास कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था कि करना क्या है। अब ये है कि कम से कम इनको होमवर्क तो करना चाहिए इस वक्त में कि हम होमवर्क करके जाएं, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होंगे, मुआशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरह से बढ़ सकती है, स्टॉक एक्सचेंज का क्या सूरत हाल बन सकती है, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि भाई मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन मुश्किल फैसले ऐसे करें कि जिसका बाद में मुस्बत असर निकला है। बिल्कुल ठीक है, मुस्बत असरात निकले। ये नहीं कि मुश्किल फैसले भी करें और अवाम वही मुसीबत में खड़े रहें, वही पेट्रोल की कीमतें आगे जलती जाएं और वही गैस की कीमतें आगे जलती जाएं। तो जो आपने आलमी इदारों से भी जो है वो कांटेक्ट करना है या उनसे आपने मुआहदे करने हैं, वो अपने लोगों को सामने रखते, उनके हालात को सामने रखते हुए करें, तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सही। एक मजबूत अपोजिशन की जहाँ बात आती है, आप जैसे काजी साहब कह रहे हैं, जिम्मेदारी आयद होती है बहुत ज़्यादा कि जो चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान जिन हालात में है, अगर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं मिल के बैठती या इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती तो मेरा ख्याल बहुत मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो सकती है। क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जिस तरह अपोजिशन से हुकूमत को बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट की गई, 2013 में भी हम देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से काफ़ी सारे मसले मसाइल थे। लेकिन इस दफ़ा आपको लगता है कि हालात कुछ डिफरेंट हैं, क्योंकि सियासत को पीछे छोड़ना होगा और मुल्क को पहले देखना होगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी जो बात है वो बहुत यानी काबिल तवज्जो है जी। और अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जब आप पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं जी, तो आप जिस चीज़ का हलफ उठाते हैं वो इस मुल्क से वफादारी, बेशक, इस मुल्क के माशी इस्तेहकाम, इस मुल्क के खूबसूरत होने का, अपने अवाम के लिए जी, कुछ ना कुछ करने का एक अज़्म जो है उसके तहत आप आते हैं। जी जी, अगर एक शख्स जो पार्लियामेंट में आ गया है, उसकी जिम्मेदारी इस मुल्क से वफादारी और इस मुल्क का मुस्तकबिल है। जी, वो अपोजिशन में बैठे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो हुकूमत से ज़्यादा वाइब्रेंट होती है किसी भी मसले को हल करने और कराने के लिए। सही सही। और हुकूमत के लिए जो एक तरह से डॉग वॉच का किरदार जो है वो होता है अपोजिशन का। तो अपोजिशन तो ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए और अपोजिशन को अपोजिशन के तौर पर इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि मुखालफत बराए मुखालफत हो, बल्कि इस एंगल से देखने की ज़रूरत है कि क्या हुकूमत जो इक़दामात कर रही है वो मुल्क के मफादात में, अवाम के मफादात में है या हुकूमत में बैठे हुए लोगों के मफादात उसमें वाबस्ता हो रहे हैं। तो ये अपोजिशन का जो भी किरदार है ना वो ऐसा मुस्बत होना चाहिए। लेकिन अगर अपोजिशन ये करे कि बाइकाट करती रहे, इजलास में ना आए, इजलास में सिर्फ शोर शराबा हो, जो बिल्स पेश किए जाते हैं उनकी कापियां फाड़ के फेंक दी जाए, तो ये अपोजिशन नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि फिर सिर्फ वो जो हैं अपनी तनख्वाहें लेने के लिए आते हैं या उन मराहत के लिए आते हैं जो हमारे आइन और कानून के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को दी गई हैं। तो पार्लियामेंटेरियन का जो किरदार है वो अपोजिशन और हुकूमत से हटकर एक कौमी सोच का किरदार है और उस कौमी सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों में ये कौमी सोच पहले डेवलप नहीं थी उन्हें तजर्बात से अब सबक हासिल कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अब उन्होंने जो कुछ करना है, अब आप मैं कोई उस तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतने कहूँगा कि इस वक्त भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन की सूरत हाल ये है कि एक तरफ वकला अपनी जो है बोली बोल रहे हैं, सियासी क़यादत अपनी बोली बोल रही है और कोई एक कंसेंसस जो है विद इन द पार्टी या विद इन द ग्रुप, जिसको आप इंडिपेंडेंट ग्रुप कह सकते हैं, उनमें कोई कॉन्सेंसस नहीं है। और कल आपको ये चीज़ सामने भी आई होगी कि कल जो है सियासी क़यादत ने वकला के किरदार का तयन किया है और साथ साथ ये कहा है कि वकला सिर्फ अपने मुकदमात की हद तक जो है वो रहें और सियासी मामलात को सियासी क़यादत के। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं अदीला की तरफ आऊँगा। अदीला, जब बात की जाती है कोalition गवर्नमेंट की, तो ये तो बात तय है कि नून लीग, जिस तरह हमने देखा कि माजी में भी उन्होंने एक बात की, शहबाज शरीफ साहब कहते दिखाई दिए कि जी सियासत नून लीग को सियासी तौर पर नुकसान भी हो लेकिन हमने मुल्क ज़रूर बचाना है। और मैं देखा कि
बहुत सारे प्रैक्टिकल और मुश्किल फैसले किए गए। अब जो आने वाली मुंतखब हुकूमत होगी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी कहा कि बहुत बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं। इन चैलेंजेस को जो निगरान हुकूमत ने काविशें की हैं, आपको नहीं लगता कि वही जो अप्रोच है जिसमें SIFC का क़याम है, एग्जिम बैंक है, क्रैकडाउन किए गए माफिया के ऊपर, फिर उसके बाद बहुत सारी काविशें हैं डॉलर को नीचे लाने के लिए, इकदाम किए गए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया गया, तो ये जो चीज़ें हैं आपको नहीं लगता कि आने वाली मुंतखब हुकूमत को देखना होगा कि इन्हीं चीज़ों को अगर आगे लेके ना जाया गया तो बहुत मुश्किल हालात खड़े हो जाएंगे आने वाले टाइम में? क्या कहेंगी? बिल्कुल हुमैर, बेशक कुछ हद तक चैलेंजेस पर काबू तो पाया गया, जो मईशत के दरपेश चैलेंजेस थे उनको कुछ हद तक तो काबू पाया गया, लेकिन जो भी मुंतखब नई हुकूमत आएगी, जो भी टेक ओवर करेगी अब, उसके लिए चैलेंजेस फिलहाल बाकी हैं और काफी हद तक बाकी हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी आपको अपना IMF से जो अपना एग्रीमेंट है उसको रिन्यू कराना है या नए एग्रीमेंट में जाना है। एक तो आपको थर्ड ट्रांश लेना है उनसे, और उसके अलावा आपको नया मुआहदा करना है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आपका निजकारी का प्रोसेस आपको आगे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, जो जिस हद तक पहुंच चुका है। फवाद हसन फवाद साहब ने जिस हद तक प्रोसेस को आगे पहुंचा दिया है, उसको आगे कंटिन्यू करना होगा। ये नहीं होगा कि कोई दूसरी गवर्नमेंट, दूसरा माइंडसेट आ जाए या दूसरे लोग हों तो वो उस चीज को बीच में, जो पुरानी रिवायत रही है हमारी सियासत में कि एक हुकूमत आती है तो वो दूसरों के मंसूबे रोक देती है, ये वाले काम नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से। आगे मुस्तकबिल में किसी भी हुकूमत में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके मईशी चैलेंजेस जो है इस वक्त, आपको बहुत सारी चीजें हैं। आपको डॉलर और नीचे लाना है, क्योंकि डॉलर बहुत इस वक्त अभी भी 280 के करीब है, तो आपको डॉलर नीचे लाना ही लाना है। आपको पेट्रोल प्राइसेस, अगर आप IMF की सख्त शराइत पर जाएंगे तो हो सकता है आपको पेट्रोल प्राइसेस और ऊपर जानी पड़े, तो आपको ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिसमें आप आवाम को रिलीफ दे सकें। आपको SIFC को भी, SIFC जिस मकसद के लिए बनी थी उस मकसद के तहत मेरे ख्याल से जो खलीजी ममालिक और दूसरे ममालिक से हम लोगों ने सरमायाकारी लानी थी, उस पर फोकस ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का होना चाहिए, क्योंकि सरमायाकारी के बगैर मईशत का उठना बड़ा मुश्किल इस वक्त है पाकिस्तान की। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा अगर SIFC बहुत बड़े ममालिक से, अच्छे ममालिक से, खलीजी ममालिक से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी अरेंज कर पाए। इसके अलावा भी आपको अपनी टैक्सेशन को बहुत हद तक दुरुस्त करने की जरूरत है, जो कि तमाम ही माशी तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये चीजें आपको करनी होंगी, उसके बगैर मईशत का संभलना नामुमकिन है। इसके अलावा आपको अपने जो टैक्सेशन के अलावा भी आपको अपने अखराजात हैं, जो गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं, वो कम से कम रखने होंगे। आपको अपना बजट डेफिसिट जो है वो कम करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मईशी तौर पर मजबूत करने के लिए ये इकदाम करने पड़ेंगे। जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जितने भी उसको सख्त फैसले लेने पड़े, जितने भी, क्योंकि अखराजात कम करते वक्त बहुत सारी वजारतों के लोग और बहुत सारे जो साथ आपके इत्तेहादी होते हैं उनकी तरफ से तनकीद हो रही होती है। उनको मतलब अखराजात कम करने में जाहिर सी बात है, आप अपनी स्पेंडिंग कम कर रहे होते हैं तो आपको बुरा लग रहा होता है बहुत सारे लोगों को। तो ये आपको दिल पे पत्थर रखकर अपना एक करना ही करना पड़ेगा, उसके बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है आपके लिए, आपकी मईशत के लिए खास तौर पे। तो बहुत सारे डिसीजंस जो भी सेटअप आएगा उसके लिए लेना मुश्किल होंगे, लेकिन लेना पड़ेंगे अगर पाकिस्तान को आगे जाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काजी साहब, अगर मैं बात करूं नवाज शरीफ साहब की, जो इलेक्शन कैंपेन्स हमने देखी हैं उनकी सामने आई हैं, और फिर एक बड़ा पॉजिटिव रुझान सामने आता है जिसमें ये भी कहा गया कि हम कोई इंतकामी बात नहीं करेंगे, किसी को पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, हम सिर्फ आए हैं मुल्क को बचाने के लिए। जो सियासत करनी है वो तमाम तरह सियासत इसी नहज पे करनी है, इसी डायरेक्शन में करनी है कि जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, इस चीज़ को तोड़ना है। और उन्होंने मखसूस ये भी कहा कि जिस तरह उन्होंने कहा जी बिजली के रेट भी कम किए जाएंगे, बाकी सेक्टर पर भी काम किया जाएगा। तो जो अंडर द शेडो ऑफ नवाज शरीफ साहब अगर अगली हुकूमत हम देखते हैं फॉर्मेशन की तरफ जाती है, तो आपको लगता है कि इन तमाम तर चैलेंजेस को कुछ केटर किया जाएगा? असल में मियां नवाज शरीफ साहब की जो वज़ीर आज़म की जो उम्मीदवार थे, वो उसका वहाँ से हट जाना ही उसकी सीरियसनेस है कि वो मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर वो ये जिद करते कि मुझे ही वज़ीर आज़म बनना है तो मेरा ख्याल में तो सूरत हाल ऐसी नहीं होती। लेकिन उनका ये फैसला बहुत मुस्बत रहा है और उसमें आप अपने दूसरे लोगों को वक्त दें कि वो जाएं और अपना काम करें।
اب اس میں جو صورتحال ہے اس وقت میں جو بنی ہوئی ہے اس صورتحال میں اگر آپ تمام لوگوں کو صرف میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ صرف ہم اپنی انائیں رکھ کے آگے جائیں گے اور کہیں گے کہ صرف میں ہی ہوں تو یہ صورتحال نہیں یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسی چیز سے بڑا نقصان بھی پہنچا ہے. بالکل پہنچا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے شائع کیا اس میں یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے پر بھلے حکومت میں ہوں مخالفت میں ہوں لیکن ہم ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے, ذاتیات پہ نہیں آئیں گے, دوسری چیزیں نہیں آئیں گی. اس میں کافی حد تک تو انہوں نے عمل تو کیا ہے لیکن ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جب کہیں تقریر کر رہی ہوں, جب کوئی بات کر رہے ہوں تو کم از کم ان کو جو بات کی جائے وہ پاکستان عوام اور وہاں کے لوگوں کے لیے کی جائے. یہ نہیں کہ صرف ایک شخص کو نشانہ بنانا ہے, ایک پارٹی کو نشانہ بنانا ہے یا کوئی ایسی بات کرنی ہے جس کا سوسائٹی پہ آپ یقین. سچی بات تو یہ ہے کہ ان جو بہت مختلف ایک اوڈ قسم کی باتیں ہیں اس کا سوسائٹی پہ بہت نیگیٹو اثر پڑا ہے. اس کا یہ ہوا ہے کہ جب لائیو پہ جو بھی کوئی بھی لیڈر جو ہے نا عوام فالو کرتی ہے, وہ جو بہت سا میڈیا ایک ہی وقت میں کسی ایک شخص کو دکھا رہا ہے اور لاکھوں لوگ ایک وقت میں جو گھر بیٹھے اور وہ کہیں بھی بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی جو نیریٹو ہے, جو ان کی جو زبان ہے, بیان ہے, اس کا اثر بڑا زیادہ پڑتا ہے. اور خاص طور پر جب ایک لیڈر ہو تو اس کے فالوورز اس کو فالو کرتے ہیں کہ یار ہمارا لیڈر اس طرح سے بات کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس طرح سے کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو ان کے ورکرز ہیں ان کی تربیت ایسی ہو سکے کہ کم از کم اپنا سیاسی مخالف کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھے. سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے, سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کریں کہ سیاست نہ کریں, بالکل سیاست کریں لیکن سیاست وہ جو عوام ملک کے مفاد میں ہو, تعمیری سیاست ہو جو ملک کو آگے لے کے جائے. جو میں جیسے کہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بحث کے نئے زاویے کھولے اور ہم راستے تلاش کریں کہ ہم کس طرح سے اس بحرانوں سے نکل سکتے ہیں, نئی نسل کو, نیو جنریشن کو آگے جانے کے لیے کون سے راستے ایونیوز ہم دکھا سکتے ہیں, وہاں جا سکتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے مخالف کو نشانہ بنانا ہے. یہ اسمبلی اس لیے نہیں ہے کہ صرف مخالف کو نشانہ بنائے, یا یہ جو میڈیا ہے جو لائیو دکھا رہا ہے سب چیزوں کو, وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر کسی اور کو جو ہے وہ تضحیق کریں یا اس کے حوالے سے کوئی بات کریں اس قسم کی جو ایک بہت منفی اثر لے جائے. اور جو زبان استعمال کریں اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک چارٹر بنانا پڑے گا اور وہ ان کو اس راستے پہ جانا پڑے گا کہ کچھ بھی چیز ہو لیکن جب ہم پبلک میں جاتے ہیں, جب عوام میں جاتے ہیں, بات یہ ہے کہ جب آپ پرسنلی ملتے ہیں تو آپ ایسی باتیں نہیں کرتے ہو نا. تو یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ جب میڈیا پہ جاؤ یا اسمبلی میں بیٹھو تو آپ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تیا پاچا کر دو یا جو کچھ ہو وہ کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ کم از کم اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہم جو زبان بیان جو ہم اپنا رکھیں گے یا جو چیز رکھیں گے وہ کم از کم ایسی ہوگی کہ کسی کا دل نہ دکھے, کسی کے جو ہے وہ جذبات متاثر نہ ہوں اور اس پہ کوئی اچھا میسج جائے. بغیر میسج کے صرف ایویں ہی باتیں کرنا تو میرے خیال میں یہ بہت نامناسب بات ہے. صحیح, بالکل ٹھیک پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا میں اقبال صاحب اگر آپ کی طرف آؤں, اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں نگران پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح منصب سنبھالا, انوار الحق کاکڑ صاحب نے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ سچویشن بہت زیادہ انٹینس تھی, تنقید بہت زیادہ تھی, خاص طور پر سوشل میڈیا کے حلقوں میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہا. پھر اس کے بعد دیکھا کہ جس طرح اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو آپ نے ایڈریس کیا جگہ جگہ جا کے یونیورسٹیز میں, یہ بھی بڑی ایک مشکل صورتحال تھی کیونکہ یوتھ کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں بہت سارے سوال تھے اور بڑے بخوبی انداز سے انہوں نے جواب دیے. تو آپ کو نہیں لگتا, اور ہم نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی ٹیمپر لوز کیا ہو پرائم منسٹر صاحب نے اور کہیں کوئی ایسی سچویشن ہو, مسکرا کے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا اسٹوڈنٹس کو اور سیٹسفائی کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب, اور پھر کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی کاوش آئی کہ جس میں گزشتہ 1-2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کے پی میں بزنس کمیونٹی کو بھی ایڈریس کیا, کراچی میں ماضی میں نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب نے بھی کیا. تو یہ سب چیزیں ایک رول ماڈل بن کے سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس رول ماڈل سے آگے جو آنے والے ہمارے لیڈران ہیں یا منتخب حکومتیں ہیں کچھ سیکھ سکتی ہیں اس سے؟ ایکچولی جو نگراں سیٹ اپ ہے جی, اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیش نظر صرف اور صرف جو ہے وہ روٹین آف دی ڈے کو مینٹین کرنا ہے. جی کہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے ملک کا وہ چلے. صحیح. لیکن ساتھ ساتھ
निगरां एक ऐसा मैसेज भी साइलेंटली देने की कोशिश करते हैं आने वाले लोगों को कि देखिए जो रोल ऑफ बिजनेस है या जो हुकूमत चलाने के जो तरीका है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालें, एक दूसरे के बारे में जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें या एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें। अगर आपने हुकूमत चलानी है तो हुकूमत चलाने के लिए मुखालिफ को ज़ेर करना, और ज़ेर आप करें अपनी कारकर्दगी से, बिल्कुल ऐसे है जी। ज़ेर इस तरह से ना करें कि आप उसके ऐब निकालने की कोशिश करें, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करें। सही। तो ये निगरां सेटअप के हवाले से, अच्छा अब आपने पर्टिकुलरली बात की है निगरां वज़ीर आज़म साहब की, तो निगरां वज़ीर आज़म साहब की आप एक पर्सनल अपीयरेंस देखें कि उनका दो चीज़ें उनके शख्सियत में नुमायां नज़र आती हैं। एक तो उनका संजीदा लुक जी, और दूसरा उनका स्माइलिंग फेस। बिल्कुल ऐसी है, सही। ये दो चीज़ें, आप अभी तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन एक बंदा जब अपीयर होता है तो अपीयर होने के बाद जो उसका फर्स्ट लुक इम्प्रेशन जो है वो ये होता है कि ही इज़ रीजनेबल जी एंड ही इज़ कल्चर्ड। उनकी ड्रेसिंग, उनकी गुफ्तगू, उनका बॉडी लैंग्वेज सब। तो ये भी एक रोल मॉडल के तौर पर आप जो है आने वालों के लिए पेश किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपनी गुफ्तगू से या अपनी तकारीर से कोई ऐसा तासुर दें कि जिससे ये लगे कि आप मौलाजट हो गए हैं। सही। तो मौलाजट बनने की ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म रहना चाहिए। सही, बिल्कुल। ये बिल्कुल मैं माजी से रिलेट कर सकता हूँ इसको, क्योंकि जो पिछली हमने देखा कि जो 2018 के बाद हालात रहे यकीनन बहुत अफसोसनाक हैं जिस नेच पर पहुँच के। बाला जी, अदीला मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह हमने बात की, क्योंकि ज़ाहिर है मईशत की अगर बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, तो यहाँ जिन चैलेंजेस का जिक्र इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने किया है, यकीनन उन चैलेंजेस में सिक्योरिटी चैलेंजेस सबसे ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुआशी हालात जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब जो जिस तरह नून लीग की हमने माजी में परफॉर्मेंस देखी है, क्योंकि ज़ाहिर है 2013 में हमने देखा कि गवर्नमेंट फॉर्म की नून लीग ने, और फिर उसके बाद 2018 तक हमने देखा कि जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए, 2016 में इनफैक्ट IMF को भी खुदाफिज कहा गया, लास्ट जो पेमेंट थी वो भी की गई। तो बहुत सारे इकदाम हैं। आपको नहीं लगता कि अब एक उम्मीद की किरण ज़रूर मौजूद है कि अगर नून लीग हुकूमत का मनसब संभालती तो डेफिनेटली वो जो तजर्बा पुरानी हुकूमतों का था, 3 बार हुकूमत में रहने का था, वो तजर्बा यहाँ काम आ सकता है? हमारा तजर्बा बेशक काम आ सकता है, लेकिन बात वही है जो सब आपके साथ दीगर एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं, इस वक्त जो पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद जो एक मुंतखब ऐवान आया है, उसमें किसी भी पार्टी के पास, किसी भी जमात के पास अक्सरियत नहीं है। इस वक्त वही बात है कि जो 2022 के अदम एतमाद के बाद जो 16 माह का मलबा एक हुकूमत ने उठाया था, 16 माह पिछली हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए सबने अपनी सियासत दांव पर लगाकर एक मलबा उस वक्त धोया था कि किसी तरीके से मईशत को, हुकूमत को बचा लिया जाए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया जाए, मईशत बेहतर कर ली जाए। तो वो 16 माह सबने अपनी सियासत दांव पे लगाई थी। इस वक्त भी जो भी हुकूमत संभालता है वो अपनी सियासत को मजीद दांव पे लगाने जाएगा। ये बात मैंने अपने पहले, जब आपने मुझसे पहला सवाल किया था उस वक्त भी मैंने आपको ये बात कही थी। और इस बात पे मैं ऐड ऑन कर दूं, ये बात मैंने अपने से नहीं कही थी, मेरी एक राय थी, लेकिन इसके पीछे भी नून लीग के काफी सारे जो सीनियर रहनुमा हैं, फॉर एग्जाम्पल सादर रफीक साहब की आप कल रात की ट्वीट ही देख लें, खाली कल रात लेट नाइट जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें उन्होंने भी यही बोला है कि इंडिपेंडेंट मेंबर सपोर्टेड बाय पीटीआई शुड टेक द इनिशिएटिव फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद द पीपीपी। हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, ठीक है। तो नून लीग भी इस वक्त यही चाह रही है कि या तो पूरी ताकत के साथ कोई गवर्नमेंट फॉर्म की जाए जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो आगे के माशी चैलेंजेस को देख सके, उसके ऊपर कोई सख्त फैसले ले सके, या हुकूमत को आगे लेके जाने का कोई आगे फ्रेमवर्क सब मिल बैठकर बना सकें। लेकिन अगर कमजोर हुकूमत ही तश्कील पानी है तो जो भी आगे बढ़कर हुकूमत लेना चाहता है वो ले ले, हमें कोई एतराज नहीं होगा। नून लीग खुद भी यही कह रही है अब। और इसके अलावा जो लोग दावे कर रहे थे कि हमारे पास अक्सरियत है, हमारे पास 150 फॉर्म है, हमारे पास 180 फॉर्म है हमारे निश्चितों के, अब वो खुद पीछे हट गए हैं। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि हम वफाक और पंजाब में जाके ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, उस वक्त मेरे ख्याल से तमाम पार्टी कतरा रही हैं।
नून लीग आएगी, नून लीग के पास बेशक तजर्बा है, नून लीग के पास पहले भी वो मईशत को बेहतर कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त मईशत को बेहतर करने के लिए उनके साथ दीगर जमातों का खड़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि एक कमजोर हुकूमत के बलबूते पर वो अकेले भी मईशत सही करने में उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकेंगे जिस तरह की अक्सरियत, जिस तरह की ताकत के साथ नवाज शरीफ 2013 में आए थे और उन्होंने 2018 तक मईशत को कहां से कहां पहुंचाया था। सही। इस वक्त हमारे पास हमें वो ताकत नजर नहीं आ रही है, नून लीग के पास भी। तो इस वक्त बेहतर यही है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी कि तमाम जमातें या तो मिलकर चलें, या जो जमात चाहती है कि उसके पास अक्सरियत है और वो बना सकती है तो वो बेशक हुकूमत टेक ओवर कर ले। लेकिन आप देखें आज भी उस जमात ने दावा कर दिया कि हमारे पास अक्सरियत है, उसने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो उसकी तो लाइन कभी सीधी हो ही नहीं सकती उस जमात की कि वो कभी पाकिस्तान का सोच ले। वो सिर्फ हमेशा से अपना सोचती भी आई है और अपने मफादात का सोचती भी आई है, उसने कभी पाकिस्तान के मफाद का नहीं सोचा, चाहे वो 9 मई हो या अभी इंतखाबात के बाद अमेरिका को दोबारा बोलना हो कि भाई आप इसके अंदर कुछ वो करें, अपना रिएक्शन दें। ठीक है, तो ये जमात हमेशा से पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाती रही है। जब पाकिस्तान का IMF से मुआहदा होने वाला था, जिस तरह के खत भेजे गए थे इस जमात की तरफ से IMF के लिए कि हमारी सूबे इनके साथ नहीं खड़े हुए, ये सूबे इनके साथ नहीं खड़े हुए, जिस तरह के वजीर खजाना ने KP के और वो लेटर्स भेजे थे, तो ये जमात कभी भी पाकिस्तान के मफाद का नहीं सोचती। सही, बिल्कुल ठीक। इस वक्त या तो जो भी है, जो भी हुकूमत टेक ओवर कर रहा है, सबको मिलजुल कर आगे चलना होगा, वरना मईशत को संभालना और मुश्किल होता जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक। काजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ज़ाहिर है अब थोड़ा सूबाई लेवल पे भी बात अगर करते हैं तो पंजाब में तो सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह है, मुस्तहकम है। मरीम नवाज साहिबा का नाम भी सामने आ चुका है कि वो वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाल सकती हैं। किस तरह देखते हैं पंजाब की सूरत हाल को? एक नई क़यादत मिलने जा रही है, यंग क़यादत मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है माजी में हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन पंजाब के लिए सेट कर रखा है, और जब 2018 में जो वज़ीर आला बनाया गया तो यकीनन बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि एक काम करने वाले वज़ीर आला की जिस तरह आगे लेके चलाया जा रहा है उसको एक ऐसा नाम सामने पेश किया गया था जिससे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। तो आपको लगता है कि अब जो यंग क़यादत है ये आगे लेके जा सकती है पंजाब को? बहुत अच्छा फैसला है ये मुस्लिम लीग नून का जो उन्होंने किया है, मरीम नवाज साहिबा का जो उन्होंने वज़ीर आला बनने जा रही हैं, वो उसके हवाले से जो फैसला हुआ है ये बहुत खुश आइंदा है और इससे उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजर के आ रही है जिस प्रोसेस से एक सियासतदान अक्सर तकलीफों से गुजर के वापस आता है। जाहिर है उनके जहन में अपने सूबे को के अवाम की बेहतरी के लिए, इदारों को की बेहतरी के लिए एक प्लान ज़रूर होगा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से एक्टिव रही हैं और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रही हैं और जलसे जुलूस भी करती रही हैं, और वो जो उनके प्लान जो उनके एक टीम है, वो टीम जब आएगी तो मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तान और दुनिया के लोग जो है ना वो इस पे ज़रूर देखेंगे कि उनकी कारकर्दगी पे नज़र ज़रूर होगी, और उनको जब वो आएंगी तो उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस पहले ही मौजूद है, जैसे मुल्क में बाकी सूबों में है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन जैसे कह रहे हैं कि पहले से ही तैयारी करके आए, ताकि जो है ना वो आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके और सूबे के मसाइल हल हो सकें। ये ऐसे ही सिंध में भी है। सिंध में तो पीपल्स पार्टी को जो है 2/3 है तकरीबन मेजॉरिटी है, तो उनको किसी पॉलिटिकल मतलब किसी से इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी को भी जो उनकी 15 साल से यहाँ हुकूमत रही है उसमें जो कमी बेशियाँ रही हैं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उस जो मसाइल शहरों में, देहात में, गाँव में हल नहीं हो पाए हैं उसको, क्योंकि बहुत बड़ा खतरनाक फ्लड आ गया था तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का बर्बाद हो गया। तो अभी दोबारा जब वो आए तो एजुकेशन, हेल्थ, खास तौर पर 2 चीज़ों पे उनको तवज्जो देनी ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूरे पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर जो है वो हम एग्रीकल्चर मुल्क, ज़राई मुल्क होते हुए भी हमारे यहाँ गंदम या ज़राई अजनास इतनी महंगी है कि गरीब के लिए जो है वो बड़ा मसला हो जाता है। तो कम से कम ऐसी पॉलिसी वफाक की सतह पे और सूबों की सतह पे ऐसी बनानी चाहिए जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली गरीब तरीन जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो, और जो काश्तकार हो या जो हारी हैं या जो मज़ारे हैं वो उनको उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जो वफाक में सूबा सिंध में जैसे वही सूरत हाल
बलूचिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में भी सूरत हाल है कि वहाँ पे भी एक बड़े काम की ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमी है वहाँ पे। सही अस्पतालों की कमी है, तालीमी इदारों की कमी है, वहाँ पे उनको जाना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा भी इसी सूरत हाल में है, तो वहाँ पे भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और इन्वायरमेंट पे तमाम लोगों, ख़ासतौर पर जैसे लाहौर में देखें या फैसलाबाद में या दूसरे शहर है पंजाब में, वहाँ जो है वो इन्वायरमेंट का बड़ा मसला हो रहा है, ये धुंध हो रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर कोई इसका हल निकालना चाहिए। और खुद कराची में भी ऐसी सूरत हाल है कि कराची में भी इन्वायरमेंट के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। जो समंदर में पानी जो है वो ड्रेनेज का छोड़ा जाता है, वो बहुत ही ख़तरनाक है कि उसको विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ा जाता है। और ये पूरे पाकिस्तान में है कि इरीगेशन कैनाल्स में जो है वो शहर का फजला जो है वो छोड़ा जाता है। इस पर भी मेरे ख्याल में नज़र रखनी चाहिए। तो हम वापस आते हैं वहाँ पे कि मरियम नवाज साहिबा के पर जो इंसान जो बात करनी है, उनको काम करना है, उसके लिए जाहिर है उनका पहला टेन्यूर है किसी भी सरकारी हुकूमती ओहदे के लिए, तो उनको साबित करना पड़ेगा कि उनका इंतखाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब, मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं हम, चूँकि पंजाब में तो ऐलान भी कर दिया गया है कि हुकूमत बनाने की नून लीग मुस्तहकम पोजीशन में है, इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए आपके चचा की, क्योंकि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की, तो एक बहुत ज़बरदस्त गवर्नेंस का जो हमने देखा माजी में मिसाल मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर वज़ीर CM पंजाब रहे और फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह पंजाब को डेवलप किया गया या काम किए गए हैं, और फिर हमने देखा कि जो गवर्नमेंट इदारे थे, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर भी, एक बहुत ज़्यादा खौफ रहता था एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से कि CM साहब जो है वो कड़ी नज़र रखते हैं। तो ये जो मॉडल है इसको आगे लेके जाया जाएगा थ्रू मरियम नवाज साहिबा, और ज़ाहिर यंग लीडरशिप है, अवाम और यूथ भी देखना चाहती है यंग लीडरशिप, तो कितना मस्बत साबित हो सकता है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल इनिंग अभी रिसेंटली खेली है, वो एक स्टेटमेंटशिप के लिए जो है वो उनको यानी पे करेगी जी, क्योंकि उन्होंने जेल की सख्ती भी बर्दाश्त की है, बिल्कुल मुकदमात भी बर्दाश्त किए हैं, फिर उन्होंने बहुत ह्यूज पब्लिक मीटिंग्स की हैं, बड़े जलसे किए हैं जी। और उनके जलसों में उनका जो अंदाज़ खिताबत था, उन्होंने कभी यानी किसी को इस तरह से हत्वे तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि जिसमें अखलाकियात सही इन्वॉल्व होती हो। लेकिन बहरहाल उनमें एक घन गरज जो है उनके लहजे में हमें सियासी रहनुमा के तौर पर नज़र आती है। फिर उनके साथ जो है जब नवाज शरीफ साहब पिछली हुकूमत में थे तो उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया था यूथ के हवाले से। जी। तो इस तरह से एक अनसीन तरीके से उन्होंने एक पब्लिक ऑफिस होल्ड भी किया, लेकिन वो नादीदा था जी, यानी उसको ऑफिशियल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके पास एक एक्सपीरियंस आ गया था कि किस तरह से हाउ टू डील द पीपल एंड हाउ टू डील द गवर्नमेंट फंक्शनरीज। तो फंक्शनरीज को ही डील करना असल में गवर्नमेंट है, और एक CM का या एक PM का यही होता है कि उसने ब्यूरोक्रेसी को कैसे लेके चलना है जी, उसने पॉलिटिकल अलाइज को कैसे लेके चलना है, उसने अपोजिशन को किस तरह से फेस करना है, और फिर जो आम आदमी है उसकी ग्रीवेंसेस क्या हैं। ये जो पंजाब में मॉडल सेट किया है CM साहब जो उस वक्त शहबाज शरीफ के बाद में PM भी हुए और अब माशाल्लाह से दोबारा PM होने के इम्कानात हैं उनके, जब तक जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। तो उनका एक रोल मॉडल ये था कि वो सुबह फजर की नमाज पढ़कर जो है वो साइट पर पहुंच जाते थे प्रोजेक्ट्स पर। हमें याद है इनफैक्ट जब कभी रात को PM हाउस पे पहली दिन आना था तो वो स्टाफ से पहले मौजूद थे वहां पे। जी। इसी तरह से जब कहीं यानी उन्होंने अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि डे एंड नाइट किसी प्रोजेक्ट पे काम होना है, तो वो इस बात का इंतजार नहीं करते थे कि सुबह होगी तो मैंने जाके विजिट करना है, बल्कि वो रात के किसी पहर जाकर वहां खड़े हो जाते थे और देखते थे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसी वक्त वो देन एंड देयर फैसले करते थे और लोगों को जो पनिश करनी होती है ऑफिशियल वो भी करते थे। तो ये सारा रोल मॉडल उनको
मरियम साहिबा को मिलेगा विरसे में, राइट, बिल्कुल ठीक। तो अगर वो उसको फॉलो कर लेंगी जी जी, तो मेरे ख्याल में कि शी विल बिकम द सक्सेसफुल राइट, बिल्कुल ठीक है, सीएम ऑफ पंजाब। बिल्कुल ठीक। और इधर सिंध में भी यही सूरत हाल है कि सिंध में जैसे काजी साहब ने फरमाया कि सिंध में भी एक ऐसे ही रोल मॉडल की जरूरत है कि जो सूबे के हालात को बदले, राइट, राइट, सूबे की सूरत हाल को बदले, और आम आदमी तक जो समरात 15 साल में अगर नहीं पहुंचे हैं जी जी, तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब जो वजीर खारजा की हैसियत से उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था। अब चूंकि उनकी क़यादत पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी उनके कमांड में है, तो मेरे ख्याल में उनके पास भी ये विजन मौजूद है एज यंग लीडर कि वो सिंध के हालात को बदलने के लिए मुस्बत इक़दामात की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब, मैं काजी आसिफ साहब की तरफ जाऊंगा। काजी साहब, अगर जरदारी साहब की सियासत की बात की जाए तो एक हमने देखा कि ड्यूरिंग पीडीएम टेन्योर और उससे पहले भी हमेशा मुफाहमत की बात की गई कि मुल्क को बनाने की बात करते हैं, और बड़ा साइलेंटली अनसंग तरीके से पीछे खड़े रहे। और जिस तरह पीडीएम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन थी उसके बाद अब भी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया या ऐसी बात नहीं की कि जिसमें हम देखते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी में कोई रिफ्ट दिखाई देती हो। तो एक प्रोडक्टिव किरदार हमें दिखाई दिया है जरदारी साहब की सियासत में, क्या कहेंगे? मुफाहमत की सियासत में जरदारी साहब ने हमेशा नुकसान ही उठाया है ज़ाती तौर पर, जी जी, लेकिन उसका फ़ायदा मुल्क को हुआ है, पार्लियामेंट को हुआ जी, है और सियासत को हुआ है। जी, इसी तरह से तमाम सियासी जमातों को भी इस नहज पे जाना चाहिए कि जैसे अभी भी सूरत हाल है वो एक खामोशी से कोई काम कर रहे होंगे जी जी, पार्लियामेंट को बनाने के लिए या कुछ चीज़ों पे, लेकिन वो ज़्यादा बयानबाजी पे अभी वो नहीं है, वो उसके सामने नहीं है। इवन अभी तो बिलावल भी, उनके बयान भी इतने ज़्यादा नहीं जी जी, बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आ रही है सामने। जब ये वक्त हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मीडिया के साथ बात की जाए, ये वक्त हो जब वो खामोशी से काम करें और उसका काम का फ़ायदा, उसके रिजल्ट जो है ना वो नज़र आए काम उस सूरत हाल में। ये नहीं है कि बात की जाए, बहुत सी जगह खामोशी भी बड़ा इजहार अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल, तो इसके लिए उनका किरदार, इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता हुकूमत में भी जब एक नो कॉन्फिडेंस मूव लाया गया था तब भी था और उसके बाद अब भी है। तो इस पूरी तनकीद तो होती रहती है, वो कुछ ज़ाहिर है वो खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं कि किस तरह से नहीं, लेकिन एक अभी तक जो उनका जो एक पोस्चर रहा है या जो अभी वो सामने नज़र आते हैं वो इस किस्म के मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान सामने नहीं आते उनके। तो जो ख़ास तौर पर किसी ज़ाती तनकीद किसी भी सियासी शख्सियत पर उसका नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इस मुस्बत सूरत हाल को नज़र रखते हुए तमाम, और ये मियां नवाज शरीफ में भी बहुत अभी ज़्यादा आ गया है कि वो अब वो पुराना नहीं है कि पुराने वक्त में जो कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है तमाम। तो ये क्यों हो कि वो प्रोसेस से गुजर के आ गए हैं ना, तो उनको तजुर्बा है कि अब किस तरह से करना चाहिए। तो इस जो अभी नई जैसे मरियम साहिबा है या बिलावल साहब है या जो ये कुछ आ रहे हैं नए सियासतदान जो दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, तो इनकी तरबियत इसी अंदाज से होनी चाहिए ताकि उसका फल जो है वो पार्लियामेंट को, आवाम को मिले। काजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काजी आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल सेवानी साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। अदीला खान का भी बहुत शुक्रिया जो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था। यहाँ लेते हैं आपसे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।